please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कंज्यूमर अड्डा में स्वागत है आप सभी का। और आज कंज्यूमर अड्डा में हम कंज्यूमर से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आप सब से जुड़ी हुई है। आप सब ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भारी भरकम डिस्काउंट देखकर उसका जमकर फायदा तो उठाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपने ज्यादा डिस्काउंट के लालच में जो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे हैं वो नकली भी हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं। जी हां, ये सच है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पर धड़ल्ले से नकली सामानों की बिक्री हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार और ई कॉमर्स कंपनियां इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही हैं, या उन पर इसकी जिम्मेदारी क्यों न डाली जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लोकल सर्कल्स के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफिसर यतीश राजावत, ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह और अरविंद इंटरनेट के सीईओ मुकुल बाफना। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सबसे बातचीत शुरू करें और इस बारे में एक विमर्श पर पहुंचे कि आखिर ये क्या हो रहा है। उससे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल के पास। कविता, बताइए, लोकल सर्कल्स के सर्वे में लोगों ने क्या कहा है, क्या है लोगों की राय इन फेक प्रोडक्ट्स के बारे में? काफ़ी अहम और चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई है गौरव। और अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, कुल मिला के कुछ यहाँ पे 6 सवाल हैं जो कि हाइलाइट्स के तर्ज पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सवाल जब लोगों से ये पूछा गया कि क्या वो ई कॉमर्स वेबसाइट से फेक प्रोडक्ट उन्हें मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही आपको 45% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, उन्हें कोई भी नकली सामान नहीं मिला है, गौरव 38% कहते हैं कि हाँ, उन्हें फेक प्रोडक्ट्स, नकली सामान मिले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि 1/3 से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं, तो ये काफी सब्सटैंशियल है। अगला सवाल जब उनसे पूछा गया कि किस वेबसाइट या कंपनी से उन्हें नकली सामान मिला है, तो लगभग 29% यहां पर कहते हैं कि टॉप लेवल की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके जरिए या उनसे नकली सामान मिला गया है। और उसमें भी सबसे पहला नाम आता है स्नैपडील का। 12% लोग हैं जिन्होंने स्नैपडील से जिन्हें ये धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद अमेजॉन और बाद में फ्लिपकार्ट ने भी लोगों को नकली सामान दिया है या बेचा है। तीसरा सवाल उनसे यह पूछा गया था कि कानून के मुताबिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स को क्या करना चाहिए नकली सामान पर नकेल कसने के लिए। तो 79% लोगों का मानना है कि प्रोडक्ट रिफंड के साथ साथ उन्हें पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। इस 79% को हम ब्रेक डाउन करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से लोगों ने पेनल्टी की मांग की है। तो सबसे पहले 49% का मानना है कि रिफंड के साथ साथ उन्हें पेनल्टी मिलनी चाहिए। 30% कहते हैं कि रिफंड के साथ फिक्स पेनल्टी होनी चाहिए, जबकि 18% कहते हैं कि सामान भी वापस होना चाहिए और उसका पूरा रिफंड भी मिलना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया था कि वो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स या नकली सामान मिला है। तो 51% का कहना है कि बैग्स और एक्सेसरीज जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा उन्हें फेक ब्रांड्स की मिलती हैं। और 34% फ्रेग्रेंस या परफ्यूम्स का शिकार हुए हैं जहां पे गलत ब्रांड्स या नकली ब्रांड्स दिए गए हैं ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए। और बाद में जूते और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सेसरीज भी यहाँ पे नकली दी गई हैं। 5वां सवाल लोगों से ये पूछा गया कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे नकली सामान बेचने वाले सेलर्स को क्या ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। 98% का मानना है कि बिल्कुल सेलर्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही ई कॉमर्स कंपनियों का भी कई बार नाम खराब होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 98% लोग इस बात से सहमत हैं कि सेलर्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ई कॉमर्स कंपनियों को। आखिरी सवाल यह है कि नकली सामान मिलने पर कितनी पेनल्टी अब लगानी चाहिए। 86% लोग कहते हैं कि जितना प्रोडक्ट का वैल्यू है उतनी ही वैल्यू जो है पेनल्टी की होनी चाहिए, यानी लगभग 100% पेनल्टी लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं जबकि 9% बोल रहे हैं कि सामान की कीमत का लगभग 50% आपको पेनल्टी के तौर पर देना चाहिए ग्राहकों को, जबकि 4% कहते हैं कि 25% सामान की कीमत के तौर पर आपको पेनल्टी देनी चाहिए। गौरव, ठीक है, शुक्रिया कविता आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वाकई कविता जो जानकारियां दे रही थी वो काफी चौंकाने वाली हैं, जो लोकल सर्कल्स के सर्वे में निकल कर आई हैं। और लोकल सर्कल्स के यतीश राजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतीश, काफी चौंकाने वाला है, यानी हर 3 आदमी जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनमें से एक को फेक या नकली प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या ये माने कि वाकई ऑनलाइन शॉपिंग में या ई कॉमर्स पे जो लोग सामान खरीदते हैं उनके साथ जमकर धोखाधड़ी हो रही है? इस सर्वे में ये बात निकल कर आई है। देखिए गौरव, क्या हो ये रहा है कि जब ई कॉमर्स पे आप सामान खरीदते हैं तो ना तो आप उसको देखते हैं ना ही आप उसको छू सकते हैं।
और कुछ केसों में जो ये काउंटरफिट या फेक सामान होता है, ये असली के इतने करीब होता है कि आपके पास जब ये पहुंच भी जाता है तब भी आप इसमें असली और नकली का फर्क नहीं निकाल सकते। इसी कारण से लगातार ई कॉमर्स पे फेक और काउंटरफिट प्रोडक्ट बिक रहे हैं। और ये सब प्रोडक्ट आ कहां से रहे हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सब प्रोडक्ट आ रहे हैं चीन से, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा फेक और काउंटरफिट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। ये प्रोडक्ट सीधे चीन से हिंदुस्तान में ई कॉमर्स के जरिए बेचे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप दुकान पे जाते थे, दुकान पे आप प्रोडक्ट देखते थे और आप उसकी जानकारी लेते थे और आप उसमें असली नकली का फर्क जान लेते थे, लेकिन अब आप नहीं जान सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन ई कॉमर्स कंपनीज की कोई लायबिलिटी हो, इनकी कोई कल्पेबिलिटी हो, जो जिससे ये लगातार इनकार कर रही है। नहीं, बिल्कुल, इस बात पे तो मैं रिटेलर नहीं है। तो मैं अभी जो अपने दूसरे मेहमान हैं और आपसे भी पूछूंगा कि आखिर ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम तो मार्केट प्लेस हैं, जो सेलर और बायर को मिलाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। लेकिन धीरेन्द्र सिंह, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो अभी मौजूदा ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, क्या आपको उनके पास कुछ चेक एंड बैलेंस का कोई तरीका दिखता है? क्या वो जो कहते हैं वो वैसा उनके पास कोई हथियार या कोई तरीका है ताकि वो ऐसी चीजों को चेक कर सके? क्योंकि केसेस ये बता रहे हैं कि वो तो फेल साबित हुए अपने वादों में। देखिए, जहां तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और शॉपक्लूज, जो 4 मेजर पोर्टल्स हैं, तो बेसिकली हमने ये पाया है कि जिस ब्रांड ने एग्रेसिवली इन्फोर्समेंट की, जैसे हमने पिछले 6-7 महीने में निविया और कॉस्को ब्रांड्स के लिए की, जो क्लाइंट ब्रांड्स हैं, तो अब चारों वेबसाइट, चारों पोर्टल्स पे सब कुछ क्लीन हो चुका है 15-16 रेड्स होने के बाद, जब सेलर्स को गिरफ्तार किया गया हमारी टीम्स के द्वारा। अब जहां तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का है, वो अभी तक डिनायल मोड में है और उसमें इंटेंट की, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इंटेंट जो है वो मिसिंग है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स को क्लीन अप करना चाहते हैं। इन रेड्स के पश्चात हमने एक सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में कॉस्को इंडिया लिमिटेड के बिहाफ पर। अब जब फ्लिपकार्ट को ये रियलाइज हुआ कि वो पकड़े गए हैं, सारा सबूत उनके अगेंस्ट है, तो उन्होंने हमें एक चीज ऑफर की कि हमें इस केस से निकलने दीजिए, हम आपको ब्रांड गेटिंग ऑफर करते हैं। ब्रांड गेटिंग का मतलब यह हुआ कि अगर कॉस्को का कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई सेलर बेचना चाहे, सेलर रजिस्टर होना चाहे कॉस्को ब्रांड के प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो उस सेलर से ऑथराइजेशन के पेपर का डिमांड करेंगे और कॉस्को को हमें भी ये लिखेंगे कि क्या ये आपका ऑथराइज सेलर है। अब अगर इनकी नीयत बिल्कुल साफ हो तो ये सिर्फ जिन केसेस में पकड़े गए वहां ब्रांड गेटिंग क्यों ऑफर करते हैं? अक्रॉस द बोर्ड अगर ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अगर क्लीन करना चाहते हैं, व्हाई कांट दे एक्सटेंड द सेम ब्रांड गेटिंग टू ऑल द ब्रांड्स व्हिच आर प्रेजेंट? बिल्कुल सिलेक्टिव प्रैक्टिस क्यों है? ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे सेलर्स के साथ। वाकई आप, और उसके बाद ये तो आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं देश की बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर। जी सर, पूरी कीजिए। और उसके बाद हमने वो रिफ्यूज कर दिया कि हमें ब्रांड गेटिंग नहीं चाहिए भाई। अब हमने अपने सिस्टम्स को, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इतना मजबूत कर लिया है बिकॉज वी वर कॉट अनअवेयर, और हमने अपने क्लाइंट ब्रांड्स निविया, कॉस्को, वी हैव अ रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है सर, आपकी बातों से तो ये लगता है कि वाकई ऑनलाइन वेबसाइट सही तरीके से कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आती हैं, और जब फंसती है मामलों में तो जैसा एग्जांपल आपने दिया वैसा कुछ करती हैं, जो कि और भी बहुत चौंकाने वाली बात है। मुकुल बफना, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप देश के ई कॉमर्स सेक्टर को समझते हैं सर। आपने इस देश के ई कॉमर्स सेक्टर में काफी काम भी किया हुआ है। आखिर क्या दिक्कत है इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पास? क्या उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है या कोई तरीका हो ही नहीं सकता इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या ये करना नहीं चाहते? नहीं, तो बात ऐसी है कि इनके पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और ऐसा नहीं है कि ये लोग मॉनिटर नहीं करते हैं, बट जो डिबेट अभी चल रही है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनका कहना है कि हम इंटरमीडिएरी है इस होल साइकिल में, हमारा काम है सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट करना। नाउ अलोंग विद दैट कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉनिटर करना, और आजकल क्या हो रहा है कि ब्रांड्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारे ब्रांड्स है इंडिया में, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स,
उनके ऑथराइज वेंडर्स बेच रहे हैं कि ये माल कहां से आ रहा है। तो जब ये ब्रांड कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को फ्लैग करे तो ये मार्केट प्लेस या ई कॉम प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये आप रिमूव करें, उसको फ्लैग करें। तो डिबेट यही चल रही है कि मार्केट प्लेसेस इन अ प्योर प्ले मॉडल आर दे ट्रूली प्योर प्ले, कि उनकी जिम्मेदारी रहती है कि ये मॉनिटर और इन्फोर्स भी करे। ठीक है, तो यहाँ पर बहस ये भी हो रही है कि मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स वेबसाइट्स की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जिम्मेदारी बनती है उनकी, लेकिन इस बीच वो ठगा वो जा रहा है जो इस देश का आम आदमी है, ठगा वो जा रहा है जो इस देश का टैक्स पेयर है। और जब आम आदमी की बात आती है तो यहाँ सरकार की जिम्मेदारी भी आती है। आखिर इस सब के बीच सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, सरकार क्या कर रही है और इस वक्त क्या अपडेट है, ये सब हम देंगे सरकार की तरफ से। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। सरकार इस मुद्दे पर क्या करने वाली है ये भी बताएंगे। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि बताएंगे सरकार क्या कर रही है, तो इस मुद्दे पर वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पॉलिसी पर काम कर रही है जिसमें ग्राहकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ई कॉमर्स हैज टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। वन इज द डोमेस्टिक ग्रोथ ऑफ मार्केट व्हिच वी फील इज गोइंग टू इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड therefore we must try to promote it. And to promote it, when it comes to B2C, business to consumer, there is need to have a public policy to protect consumer interest as well. तो मैं यहां पर यतीश राजावत आपसे जल्दी से एक साथ दो सवाल लेना चाहता हूं। पहला सवाल तो सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार अभी पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन ही है सरकार की, और सरकार पॉलिसी लाने पर विचार ही कर रही है। तो क्या सरकार लेट नहीं है? सरकार को अभी तक पॉलिसी, एक कॉन्क्रीट पॉलिसी ले आनी चाहिए थी, क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर में पिछले कुछ सालों हमने देखा है कि भारत में कितनी तेजी से ये बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, ऐसे स्टडीज हैं। और दूसरा सवाल इन ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ा हुआ कि क्या वाकई ये अभी भी टाल मटोल का रवैया ही अपनाते हैं, कंज्यूमर्स का हित इनके लिए सेकेंडरी है? तो पहला भाग गौरव, सरकार ने एक बिल तैयार किया है जो पार्लियामेंट में अभी पेश भी हो चुका है लेकिन पास नहीं हुआ है। वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन रही है, जिसके अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनीज भी आएंगी जो अब तक किसी भी अथॉरिटी के अंदर नहीं आती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक पैकेजिंग एंड कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया था, जिसके तहत ई कॉमर्स कंपनीज को खासतौर से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के कानून के तहत लाया गया था, जिसमें जो उनको पैकेजिंग है प्रोडक्ट पे वो दिखानी थी। ये ई कॉमर्स कंपनी अब चौथा महीना चल रहा है, चौथे महीने में इन ई कॉमर्स कंपनी ने वो रूल अभी भी लागू नहीं किए। ये रूल लागू हो गए थे 1 जनवरी 2018 से, लेकिन कंपनी उससे कतरा रही हैं। अब आए बात आपकी जो अहम प्रश्न आपने पूछा कि क्या ये कंपनी मद्देनजर कर रही हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट को, तो ये माना जाए ये सही में औरव कि ये कंपनी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जो ई कॉमर्स में जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो एक वर्चुअल फेथ है। अगर ये फेक और काउंटरफिट प्रोडक्ट बढ़ते रहे तो वो जो ट्रस्ट और फेथ है वो खत्म हो जाएगा और इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा। ये कंपनी इस चीज को रियलाइज नहीं कर रही हैं और ये मार्केट प्लेस के चादर के नीचे ढक के अपना मतलब लायबिलिटी को मद्देनजर कर रही हैं। ठीक है, और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि कितने सारे, अगर 2-4 ब्रांड्स को छोड़ दें, बड़े नामों को, बड़े प्लेयर्स को छोड़ दें, तो कितने ई कॉमर्स वेबसाइट आते हैं और 2 महीने बाद कहां होते हैं उनका पता नहीं चलता। तो शायद ये प्रैक्टिस, ये सर्विस भी उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन धीरेन्द्र जी, हम ये तो ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ध्यान नहीं दे रही, सेलर फेक प्रोडक्ट दे देता है। एक कंज्यूमर के लिए यहां पर क्या टिप्स होंगी आपकी तरफ से कि कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किन बातों का ख्याल रखे ताकि इस तरह की धोखाधड़ी से खुद बच सके? कुछ होता है ऐसा तरीका? जहां तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में बिल्कुल जंगल्स की तरह हैं। कंज्यूमर बिल्कुल लॉस्ट फील करता है। एक प्रोडक्ट के 70, 80 सेलर्स हैं। सो कंज्यूमर के पास आज की तारीख में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, बिकॉज
2-3 मेजर कंज्यूमर पोर्टल्स पे, जिसमें अश्योर्ड की स्टैंप के साथ भी हमने ये पाया कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, जबकि ई कॉम प्लेटफॉर्म्स उसको अश्योर्ड, फ्लिपकार्ट अश्योर्ड और अमेजॉन चॉइस करके लेबलिंग किया गया, और वो भी हमने डुप्लीकेट पाया। देखिए, मेन प्रॉब्लम इस पूरी समस्या का है कि केवाईसी नॉर्म्स, जो भी सेलर रजिस्टर होना चाहता है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया कि उन सेलर्स के पास से जो बिल आता है प्रोडक्ट के साथ, डुप्लीकेट के साथ, उस पे जो एड्रेस है, हर दूसरे सेलर का एड्रेस गलत है, जानबूझ के गलत है। ग्राउंड पे वो सेलर एग्जिस्ट नहीं करता उस पते पर। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो बन गया है, जिसमें अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज तरीके से नहीं कर रहा सेलर, और जो ऑनलाइन पोर्टल्स, ई कॉम पोर्टल्स हैं, वो उसको कोई एड्रेस का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो डेटरेंस कहां से आएगा? ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो क्या ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर लोग इसलिए भी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक जाल फेंका जाता है भारी भरकम डिस्काउंट का, और इस चक्कर से कैसे बच सकते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसकी बात करेंगे। आप रहिए मेरे साथ। और ब्रेक के बाद मुकुल बाफना आपके पास आऊंगा। मुकुल बाफना, सेल्फ रेगुलेशन कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री में, या सब कुछ ऐसे चलता रहेगा जब तक सरकार पॉलिसी नहीं लाती? और भारी भरकम डिस्काउंट भी क्या इस धोखाधड़ी का एक कारण है क्या, कि लोग फंस जाते हैं इस जाल में कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट पर हमें बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा? मैं एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जो ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, जो कंज्यूमर्स को लगता है कि यहाँ काउंटरफिटिंग काफी हो रहा है, इसमें एक जो प्लेयर अपन जो बात नहीं कर रहे हैं वो है द ब्रांड्स देमसेल्व्स, क्योंकि इस मार्केट प्लेस सिचुएशन में ब्रांड्स को भी कंट्रोल लेना है अपनी डेस्टिनी का। क्योंकि जो आप बात अभी कर रहे हैं कि मार्केट प्लेस स्टेप इन करना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये ब्रांड्स नहीं होता नहीं ना सर। मार्केट प्लेस डाल देता है सेलर पर जिम्मेदारी की, हम तो मार्केट प्लेस हैं, सेलर पर जिम्मेदारी डाल, सेलर कहता है कि भाई हम तो मार्केट प्लेस के थ्रू बेच रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। करेक्ट, नहीं, जो सी एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड्स हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद मार्केट प्लेसेस, ये सेलर कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली स्ट्रेंथन कर सकते हैं ब्रांड्स, इन द सेंस कि आपको the right legal terms in the contract रखने हैं that allow a brand to be able to spot, identify and also get counterfeit products off the marketplace. ये अभी तक brands का power जो है वो उन्होंने flex नहीं किया है। And more importantly, जो आप बोल रहे हैं from a consumer's point of view, जो ये lack of trust आ रहा है markets में, brands are tackling this issue. आज जैसे अभी आप एक ब्यूटी ब्रांड ले लो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काउंटरफिटिंग काफी होता है मार्केट प्लेसेस में, बट जो अभी इंडिया में ब्रांड्स है, दे आर टेकिंग द पावर इन देयर हैंड्स एंड सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। तो सफोरा हो या अलग जो आपके ब्यूटी रिटेलर्स हो, मतलब आप ये मतलब तो फिर आपकी बात का ये है कि जो ब्रांड है उनकी वेबसाइट पे जाके खरीदे तो वहां काउंटर फीडिंग की आपको पॉसिबिलिटी कम है, और अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी वेबसाइट पे खरीदेंगे तो यहाँ काउंटर फीड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ब्रांड्स को अपना पावर थोड़ा फ्लेक्स करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल बिल्ड करना पड़ेगा, जो अभी ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, उनको मार्केट प्लेस पे थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा कि काउंटरफिटिंग आपको रोकना है। इस हिसाब से सर मार्केट प्लेस पर दबाव तो सब डाल रहे हैं, लेकिन मार्केट प्लेस क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही है, मार्केट प्लेस कैसे अलाउ करते हैं उस सेलर को जो एक बार डिस्प्यूट में आ जाता है और जब ये साबित हो जाता है कि वो फेक प्रोडक्ट बेच रहा है तो दोबारा उसको कैसे बेचने देते हैं? मार्केट प्लेस कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? मार्केट प्लेस क्यों कंज्यूमर का हित यहाँ पर इंश्योर नहीं करते? यही सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, और ये सर्वे बहुत चौंकाता है। बहुत शुक्रिया यतीश राजावत आपका, धीरेन्द्र जी आपका, मुकुल जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कंज्यूमर के हक की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे इस अपने खास कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं मार्केट प्लेस की नींद अब शायद खुले। कंज्यूमर अड्डा में आज बस इतना ही। नमस्कार।